Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग इससे सर। पहले गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 3 फोर्सेस ईच इक्वल टू P एक्ट ऑन ए बॉडी वन एट द पॉइंट A00 पैरेलल टू OY। 3 फोर्सेस ईच इक्वल टू P। इसके पास क्या दे रखे हैं? 3 फोर्सेस दे रखे हैं। 3 फोर्सेस सबकी वैल्यू क्या है? P है। 3 फोर्सेस ईच इक्वल टू P एक्ट ऑन ए बॉडी वन एट ए पॉइंट P। ये जो P फोर्स है ये पॉइंट A00 पर एक्ट करता है और पैरेलल टू Y एक्सिस, और किसके अलोंग है? Y एक्सिस के पैरेलल है। Y एक्सिस के पैरेलल है। द सेकंड एट द पॉइंट, जो सेकंड फोर्स है उसकी वैल्यू भी P है, बट वो एक्ट किस पॉइंट पे करता है? 0B0 पॉइंट पर एक्ट करता है और पैरेलल टू OZ। पैरेलल टू OZ मींस Z एक्सिस के पैरेलल है। Z एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। एंड द थर्ड फोर्स का नाम भी P है, बट वो एक्ट किस पॉइंट पे करता है? 00C पॉइंट पर एक्ट करता है पैरेलल टू OX। OX का मतलब किसके पैरेलल है? X एक्सिस के पैरेलल है। द एक्सिस बीइंग रेक्टेंगुलर। एक्सिस बीइंग रेक्टेंगुलर का मतलब है कि वो एक्सिस क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो फाइंड द रिजल्टेंट रेंज इन मैग्नीट्यूड। फाइंड हमें क्या करना है? एक तो फाइंड करना है रिजल्टेंट रेंज। फाइंड द रिजल्टेंट रेंज और साथ में इसकी क्या फाइंड आउट करनी है? हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट क्लियर है स्टूडेंट? स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? 3 फोर्सेस दे रखे हैं। एक फोर्स आपके पास है A00 जो Y एक्सिस के लोग जो फोर्स P है वो पॉइंट A00 पर एक्ट करता है, Y एक्सिस के पैरेलल है। फोर्स P 0B0 पॉइंट पर एक्ट करता है, पैरेलल टू Z एक्सिस है। फोर्स P एक्ट करता है 00C पॉइंट पर और पैरेलल टू किसके है? X एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द लाइन अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या बन जाएगी आपके पास? इस फर्स्ट से ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर एक्ट करता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी x माइनस a। वो पॉइंट A से पास करते हैं, y माइनस में 0 और z माइनस में 0। और ये जिस लाइन के लोग एक्ट करता है वो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 1, 0 और 0। जो सेकंड फोर्स है वो पॉइंट 0B0 पर एक्ट करता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x माइनस 0, y माइनस b, z माइनस में 0, और ये किसके पैरेलल है? z एक्सिस के पैरेलल है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द z एक्सिस आर 0, 0 एंड 1। ये 1, ये 0 और ये भी 0 आ जाएगा। और जो थर्ड फोर्स है वो आपका 00C पॉइंट पर एक्ट करता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x माइनस 0, y माइनस में 0, z माइनस में c, वो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। दीज आर द इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग विच फोर्स P एक्ट। मतलब इसके लोग फोर्स क्या एक्ट करता है? P। इसके लोग भी फोर्स एक्ट करता है P और इसके लोग भी फोर्स एक्ट करता है P। तो अब हमें निकालना क्या है? रिजल्टेंट रेंज। रेंज के बारे में बताया था कि रेंज का मतलब है R, K से। मतलब एक तो आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ में हमें इसकी क्या बतानी है? पोजीशन। मतलब रेंज की पोजीशन क्या है? मतलब वो कहाँ से पास करता है। तो पोजीशन का मतलब किससे है? रेंज कब बनती है? जब आपके पास मोमेंट ऑफ कपल और फोर्स जिस लाइन के लोग एक्ट करता है अगर वो लाइन कंसाइड कर जाए, तो मतलब पोजीशन का मतलब है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। तो 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। एक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K एंड इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले हम K को निकालते हैं। एक्सक्यूज मी सॉरी, R को।
सर जब फोर्स 0 0 C पर एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है तो सर डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 नहीं होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए, सॉरी ओके सर। 1 0 एंड 0। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस बताओ। कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या होंगे आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस? तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो फोर्स P है वो किसके लोंग फोर्स P है वो जिस लाइन के लोंग इस लाइन के लोंग एक्ट करता है वाई एक्सिस, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है 0 1 0। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या बनेंगे इसके क्रॉसपोंडिंग 0 P एंड सिमिलरली जो फोर्स P है सेकंड लाइन के क्रॉसपोंडिंग वो z एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन है 0 0 1। और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आपके पास बन जाएंगे 0 0 एंड P। और जो थर्ड फोर्स है वो भी P है बट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लगता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0। और इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी P 0 एंड 0। क्लियर है? तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ दिस 0 + 0 + P, 0 + 0 + P इज इक्वल टू P। और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास P + 0 + 0 वो भी P हो जाएगी। और कैपिटल जेड की वैल्यू आ जाएगी 0 + P + 0 दैट इज इक्वल टू से कैपिटल P। तो कैपिटल एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है P एंड P। Now we calculate the value of capital L, M and N. कैपिटल L M N की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल L M N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो आप ये लिख लीजिए कि जो फर्स्ट फोर्स है वो किस पॉइंट पर एक्ट करता है। इनिशियल पॉइंट हमें लेना होता है, वो पॉइंट है A 0 0। और इसके लॉन्ग कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या आए थे? इसके लॉन्ग कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस थे 0 P एंड 0। तो 0 P एंड 0। जो सेकंड फोर्स है वो किस पॉइंट पर एक्ट करता है? 0 P 0 पॉइंट पर एक्ट करता है। और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इस लाइन के लॉन्ग है 0 0 एंड P। और जो थर्ड फोर्स है वो 0 0 3 पॉइंट पर एक्ट करता है और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग दैट लाइन इज 0 0 एंड T है। तो देयरफॉर कैपिटल L इज इक्वल टू कैपिटल L की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? इसको छिपा लेंगे तो 0 की 0 से P की 0 से ये 0 आएगा। इसके क्रॉसपोंडिंग D की P से प्लस में BP आएगा, प्लस में BP। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको छुपाएंगे 0 की P से C की 0 से ये 0। तो कैपिटल L की वैल्यू आ जाती है BP। सिमिलरली हम कैपिटल N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बीच वाली लाइन को हटा दो तो ये आएगा 0 की 0 से 0, A की 0 से 0। यहाँ पर भी B वाली लाइन के हिसाब से 0 की 0 से 0 की P से, तो ये भी 0। और लास्ट से P की 0 से C की 0 से, तो ये भी 0। तो N की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास? M इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N L M N। N के क्रॉसपोंडिंग इसको हटा लेंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग A की वैल्यू P से AP आ जाएगी। इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस में 0। और इसके क्रॉसपोंडिंग भी वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो फ्रॉम दैट सॉरी ये लास्ट गलत लिखा हुआ है, लास्ट में जो पासिंग पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट थे P0 0, यहाँ पर क्या आएगा P0 0। तो फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड पे इफेक्ट पड़ेगा। ये वाली हटाएंगे तो CP बनेगा यहाँ पर सॉरी ये CP आएगा, यहाँ पर CP। और यहाँ पर वैल्यू क्या जाती है AP। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? यस। ओके, तो कैपिटल LMN की वैल्यू मिल चुकी है और कैपिटल XYZ की वैल्यू मिल चुकी है। रिजल्टेंट रेंज की बात करते हैं। रिजल्टेंट रेंज का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R एंड K। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? R इज इक्वल टू √(x² + y² + z²। क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू क्या है अब P, तो ये हो जाएगा R। X की वैल्यू P है तो P² + P²
प्लस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3p। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है r की वैल्यू। और रेंज के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और k की वैल्यू कैसे निकलेगी? k किसके इक्वल था आपके पास? kr। आपने पढ़ा था रिजल्ट में, आर्टिकल में, कि kr किसके इक्वल होता है? lx प्लस my प्लस में nz के इक्वल होता है। पढ़ा था ना? kr इज इक्वल टू lx प्लस में my प्लस में nz। तो ये k आएगा। r की वैल्यू आपको पता है √3p, l इंटू में x, l की वैल्यू है bp, b इंटू में p, और कैपिटल x की वैल्यू भी p है, m इंटू y, m की वैल्यू है c और p इंटू में p प्लस में nz, n की वैल्यू है a एंड p, और साथ में z की वैल्यू क्या है? p। तो फ्रॉम दैट k √3p इज इक्वल टू b प्लस c प्लस a इंटू में p स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय √3। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों k की। तो रेंज की बात जो कर रहे थे, रेंज को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? r, k के फॉर्म में, जहां पर r का काम कौन करेगा? r का काम करेगा √3p, और k की वैल्यू जो है वो है आपके पास a प्लस b प्लस c बाय √3। ये आ गया आपके पास रेंज। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द रिजल्टेंट रेंज, वो तो हमने निकाल दी, और साथ में पूछा गया है कि फाइंड इट्स पोजीशन। पोजीशन का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस l, माइनस में x को छोड़ देंगे y कैपिटल Z, माइनस प्लस में और z कैपिटल Y डिवाइड बाई x, l फिर m, y को छोड़ देंगे z कैपिटल X प्लस में x, z डिवाइड बाई सर कर लेंगे सर, ये तो कर लोगे अगला पार्ट। यहाँ पर कैपिटल एलिमेंट की वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है, वो हमें क्या यस सर कर लेंगे सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 है टू फोर्सेस P एंड Q। एक फोर्स है आपके पास P और एक फोर्स है Q। टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन आर। जो P फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करता है, y इज इक्वल टू एक्स एंड z इज इक्वल टू सी, सॉरी ठीक है। और Q फोर्स जो एक्ट करता है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड z इज इक्वल टू माइनस सी रिस्पेक्टिवली। अगर फोर्स P इस लाइन के अलोंग एक्ट करता है, फोर्स Q अगर इस लाइन के अलोंग एक्ट करता है, तो शो दैट देयर सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो हमें बताना है कि शो दैट देयर सेंट्रल एक्सिस, शो दैट देयर central axis lies on the straight line, lies on the straight line y is equal to x p minus q by p plus q, और z by c is equal to p square minus q square और डिवाइड by p square plus q square। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? आपके पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, एक फोर्स P दे रखा है, एक फोर्स Q लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहा है। हमें शो करना है कि जो सेंट्रल एक्सिस की लाइन आएगी, सो दैट देयर सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब जो सेंट्रल एक्सिस के आपके पास 3 पेयर आएंगे, उनमें से कोई भी 2 पेयर यूज करने हैं, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन, या सेकंड या थर्ड का, या फर्स्ट और थर्ड का। उन कॉम्बिनेशन का यूज करके हमें ये दिखाना है कि ये टर्म y इज इक्वल टू एक्स p माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू आ जाए, और z बाई सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी प्लस क्यू स्क्वायर आ जाए। ओके, तो फर्स्ट लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें
So equation of that line in symmetric form is equal to x minus 0 और y minus में 0 divided by 1 is equal to z minus 3 और divided by क्या आ जाएगा आपके पास 0. Clear है? That is the equation of the line 1 in the symmetric form. Okay. Similarly, सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखे अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म में, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आप लिख सकते हैं x माइनस 0 y माइनस 0, x के नीचे 0 1 लिख लेते हैं और y के नीचे -1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू y आ जाएगा. ठीक है, और z प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, क्लियर है. अब इजिली क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है. इसके लॉन्ग फोर्स पी एक्ट करता है, इसके लॉन्ग फोर्स क्यू एक्ट करता है. इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, लाइन 1 के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपके पास क्या है 1 1 एंड 0 है. सेकंड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपके पास है 1 -1 एंड 0. इस लाइन के लॉन्ग फोर्स पी एक्ट करता है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आ जाएंगे पी एंड 0. इस लाइन के लॉन्ग फोर्स क्यू एक्ट करता है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आ जाएंगे क्यू माइनस क्यू एंड 0. क्लियर है? समझ में आया ना यहाँ तक? यस सर, आ गया सर. तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास पी प्लस क्यू आ जाएगा, और कैपिटल वाई हमारे पास, कैपिटल एक्स का मतलब है P माइनस Q. हाँ, P प्लस क्यू आ जाएगा, और y का मतलब है P माइनस क्यू से है, और z का मतलब है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. ये तो कैपिटल एक्स वाई जेड निकल गए. अब हम निकालेंगे कैपिटल LMN. इसके लिए भी सिंपल सा मेथड है. ये जो लाइन है वो पासिंग पॉइंट आपको पता है 0 0 और माइनस c से पास करती है, सॉरी c से पास करती है. सेकंड जो लाइन है वो पास करती है 0 0 और माइनस c से. इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज हैं p 0, इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज हैं q माइनस क्यू एंड 0. तो इसका यूज करेंगे तो L की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 0 इंटू में 0, इसको हटा के 0 इंटू 0 और माइनस में PC प्लस में इसको हटा कर करेंगे तो 0 इंटू 0 माइनस रूल का है, माइनस में QC आ जाएगा. तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस PC और माइनस QC, माइनस PC और माइनस में QC. सिमिलरली m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. m की वैल्यू के लिए उल्टा रिवर्स ऑर्डर में c की p से मल्टीप्लाई, और यहाँ से q की वैल्यू माइनस c की q से मल्टीप्लाई, तो माइनस में CQ, तो ये आ जाएगा p CP माइनस में CQ. और कैपिटल N की वैल्यू करेंगे, इसके क्रॉसपोर्डिंग इसके इससे 0 आ जाएगा, इसके क्रॉसपोर्डिंग इसके 0 इसके 0, तो ये भी 0, तो n की वैल्यू ये आ जाएगी. तो कैपिटल L M और जो n की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली. तो कैपिटल L की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? इन दोनों में से माइनस c कॉमन लेकर लिख लेते हैं, माइनस c p प्लस क्यू. और कैपिटल M की जो वैल्यू है वो c कॉमन लेकर लिख लेते हैं, c के साथ कॉमन आया, और p माइनस में q, और कैपिटल N की वैल्यू क्या है 0 है. तो कैपिटल x y z भी हमने फाइंड आउट कर लिए, और कैपिटल L M और N की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली. तो नेक्स्ट टारगेट है वी राइट द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन को लिखेंगे, और उनमें से कोई भी दो कॉम्बिनेशन लेकर ये वाला जो हमसे पूछा गया है वो प्रूव करना है. तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इज इक्वल टू दैट कैन बी गिवन एज L माइनस में y z प्लस में z इंटू में y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू m माइनस में z इंटू में x प्लस में x इंटू में z डिवाइड बाई y इज इक्वल टू n माइनस में x इंटू में y प्लस में y x डिवाइड बाई z. ये कॉम्बिनेशन बनेगा. यहाँ पर हम L M और N की वैल्यू पुट कर देते हैं. L की वैल्यू है माइनस में, C के साथ है माइनस C P प्लस Q माइनस में Y, और कैपिटल Z की वैल्यू तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी, प्लस में Z, और कैपिटल X की वैल्यू है P प्लस Q, और डिवाइड बाई फिर कैपिटल X है, दैट इज इक्वल टू P प्लस Q. M की जो वैल्यू है C टाइम्स ऑफ P माइनस में Q माइनस में Z, फिर कैपिटल X है, कैपिटल X है P प्लस में Q प्लस में X Z है, बट Z 0 है, इक्वल डिवाइड में Y है,
y की जगह पर p माइनस क्यू इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 0, माइनस में x इंटू में y आपके पास है p माइनस में q, फिर प्लस में y और कैपिटल X की वैल्यू है p प्लस में q और इस पूरे के नीचे है z और z की वैल्यू क्या है आपके पास 0। ओके, तो टेकिंग लास्ट टू मेंबर, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। लास्ट टू मेंबर का कॉम्बिनेशन लिया तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, तो आपके पास आ जाएगा p माइनस में q इंटू में माइनस x p माइनस में q प्लस में y और p प्लस में q इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट p माइनस क्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 0 बाई p माइनस क्यू 0 बन जाएगा। तो माइनस x के साथ p माइनस क्यू प्लस में y के साथ है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो माइनस x p माइनस क्यू माइनस y p प्लस क्यू माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू x p माइनस क्यू और डिवाइड में आ जाएगा p प्लस क्यू। ये वाला पार्ट प्रूव हो जाता है इससे लास्ट टू कॉम्बिनेशन से। क्लियर है? यस और सर। पहले दो और फर्स्ट टू मेंबर का यूज करेंगे तो वो ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा फर्स्ट टू मेंबर से, क्योंकि z बाई सी की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टू मेंबर से, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, z और c की जरूरत है। इसमें भी z भी है और c भी है, इसमें भी z और c है, x और y मिसिंग है, तो इन दो के कॉम्बिनेशन से वो वाला पार्ट भी आपका प्रूव हो जाएगा। कर लोगे ना ये फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन लेकर? ठीक है ना, यस फर्स्ट सर, टू कर लेंगे कॉम्बिनेशन। सर। ठीक है, फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन से वो वाला पार्ट हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 हेयर टू फोर्सेस एक्ट वन अलोंग द लाइन। दो फोर्स हैं, एक तो एक्ट करता है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड अदर अलोंग द लाइन, एक दूसरा है x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू c। As the force vary, show that the surface generated by the axis of their equivalent range is given by x square plus y square इंटू में z है, साथ में आपके पास क्या दे रखा है, इक्वल टू cy स्क्वायर दे रखा है। ओके, दो फोर्सेस दे रखे हैं, ये नहीं कहा कि वो इक्वल है, तो मान लेते हैं इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है वो p है, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है q, और हमें बताना क्या है कि सो दैट द सरफेस जनरेटेड बाय द एक्सिस, एक्सिस का मतलब है सेंट्रल एक्सिस से, ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेंज, रेंज की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट रेंज मतलब r, k की बात कर रहा है, साथ में एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब सेंट्रल ऑफ एक्सिस की इक्वेशन का यूज करके हमें ये बात प्रूव करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, सी वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो वहां तक तो सेम रहेगा, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस तक आपका टारगेट रहेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स वाई एंड जेड एंड कैपिटल एल एम एन। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस में 0, z माइनस में 0 और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और x माइनस मतलब पैरेलल टू x एक्सिस के लॉन्ग है ये। और जो सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है वो बनेगी आपके पास x माइनस में 0, x माइनस में 0, z इज इक्वल टू सी, z माइनस में c और z माइनस में c, z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसलिए इसके साथ भी 0 आएगा, इसके साथ 0 आएगा, y माइनस में 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके लोग जो फोर्स एक्ट करता है वो P है, इसके लोग जो फोर्स एक्ट करता है वो आपके पास क्या है, Q है। ओके, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 1,0,0 है, इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है 0,1,0 है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे आपके पास, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हो जाएंगे P0 0, इसके लोग जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस है वो हो जाएंगे 0 Q 0, और कैपिटल X की बात करेंगे तो P प्लस 0 P आ जाएगा, कैपिटल Y की बात करेंगे 0 प्लस Q आ जाएगा और Z की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पासिंग पॉइंट है 0 0 0
और इसके कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं C 0 0 और सेकंड पॉइंट के जो पासिंग पॉइंट है 0 0 एंड C और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं 0 0 Q एंड 0। तो कैपिटल L इसके क्रॉसपोंडिंग तो सभी पार्ट 0 आएंगे, इसके क्रॉसपोंडिंग ये 0 और माइनस में CQ, तो माइनस में CQ, L की वैल्यू माइनस CQ। M की बात करेंगे यहाँ से तो 0 ही मिलना है, इसके क्रॉसपोंडिंग भी 0 मिला तो M की वैल्यू 0 और N की जो वैल्यू मिलेगी इसके क्रॉसपोंडिंग 0 और इसके क्रॉसपोंडिंग भी क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो कैपिटल L की वैल्यू है वो माइनस में CQ, कैपिटल M 0 और कैपिटल N भी हमारे पास क्या आ जाता है 0। कैपिटल L, M और N की वैल्यू आपको मिल गई है। अब हम बात करते हैं एक्सिस की, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस की। We know that equation of the central axis is L minus में yz plus में zy और डिवाइड बाय कैपिटल X, M माइनस में zx प्लस में xz डिवाइड बाय कैपिटल M और N माइनस में xy प्लस में yx और डिवाइड में किसके इक्वल आ जाएगा z के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू है माइनस सी क्यू माइनस में वाई, कैपिटल जेड 0 है तो ये पद क्रम 0 हो जाएगी, प्लस में जेड और कैपिटल वाई किसके इक्वल है क्यू के और डिवाइड बाय कैपिटल एक्स पी इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0 और माइनस में जेड इंटू में एक्स माइनस में जेड और एक्स की वैल्यू पी प्लस में एक्स और इंटू में जेड, ये पूरी टर्म 0 है, कैपिटल जेड 0 है, कैपिटल एम 0 है और कैपिटल वाई की वैल्यू है ये क्यू और एन की वैल्यू 0 माइनस में एक्स, कैपिटल वाई की जगह पर क्यू और वाई कैपिटल एक्स डिवाइड बाय जेड, जेड की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, तो इसका यूज करके हमें ये बताना है कि इक्वेशन ऑफ द जो सरफेस जनरेटेड बाय दैट सेंट्रल एक्सिस है वो ये आ जाए। तो इजिली फर्स्ट टू और लास्ट टू कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, यूजिंग द फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन। तो ऊपर वाली टर्म में से क्यू कॉमन लिया, माइनस सी प्लस जेड डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू माइनस जेड और पी बाय क्यू है। तो यहाँ से पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर की वैल्यू निकल जाएगी। आप क्यू को इधर ले आएंगे तो ये क्यू स्क्वेयर, पी को इधर ले आएंगे तो ये पी स्क्वेयर, इधर बच जाएगा माइनस में जेड और डिवाइड में आ जाएगा माइनस सी प्लस में जेड, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वेयर बाय पी स्क्वेयर, नीचे से माइनस कॉमन लें और जेड बाय सी माइनस में जेड, फर्स्ट टू कॉम्बिनेशन से। अब लास्ट के टू कॉम्बिनेशन का यूज कर लेते हैं, लास्ट टू मेंबर से इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ माइनस एक्स क्यू प्लस में वाई पी इज आ जाएगा, क्यू इधर आके 0 बाई क्यू 0 माइनस में एक्स क्यू प्लस में वाई पी, तो फ्रॉम दैट एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई पी, तो दिस इंप्लाइज पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब ये जो p बाई क्यू की वैल्यू है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, q बाई p की रख दो, p बाई क्यू की, तो q बाई p, अगर p बाई क्यू x बाई y है तो q बाई p हो जाएगा y बाई x और इसका क्या है स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में है z और डिवाइड में क्या है c माइनस में z है। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये z माइनस में c माइनस में z, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सी वाई स्क्वेयर माइनस जेड वाई स्क्वेयर और जेड के साथ है एक्स स्क्वेयर, जेड एक्स स्क्वेयर, हमें जरूरत है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की, ठीक है। इसको इधर ही रख लेते हैं सी वाई स्क्वेयर को, ये बनेगा सी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वेयर, ये जो माइनस की टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा जेड वाई स्क्वेयर, तो यहाँ से आ जाएगा सी वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और बाहर कॉमन है जेड, यही हमें शो करना था। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं।
Question number 9 here. A force parallel to the axis of Z acts at the point A0, 0. मान लिया जाए कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन ले ले, ये एक्स एक्सिस ले ले और ये जेड एक्सिस ले ले और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। कहा गया है फर्स्ट लाइन में ए फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ जेड, एक फोर्स है जो है जेड एक्सिस के पैरेलल है, एक्ट एट द पॉइंट A0, 0। मान लिया कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जिसके कोऑर्डिनेट है A0, 0 और इस पर एक फोर्स एक्ट करता है जो पैरेलल है जेड एक्सिस के अलोंग। A force parallel to the axis of Z acts at the point A0, 0 and equal force, एक equal इसी के same equal force है perpendicular to the axis of Z, perpendicular to the axis of Z act at the point minus A0 and 0। एक दूसरा फोर्स है, मान लिया जाए कि इस टाइप से नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है और एक पॉइंट है यहाँ पर माइनस A, 0, 0। यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है और वो ये फोर्स और ये जो फोर्स है ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल फोर्सेस है। अब आप इमेजिन करके देखो कि अगर कोई भी एक फोर्स एक्ट करता है पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो उस फोर्स की जो लाइन है वो कहां पर होगी, बताएगा कोई? अगर एक फोर्स है जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो जो फोर्स की लाइन है वो कहां पर होगी? एनीबॉडी? एक फोर्स है जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। इमेजिन कर लो कि आप रूम में बैठे हो और जेड एक्सिस को आप एज्यूम करके उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करो, वो कहाँ दिखाई दे रही है आपको? सर एक्स वाई प्लेन में। हाँ, एक्स वाई प्लेन में, बिल्कुल सही बताया कि जब कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है तो वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी। और माना कि जो लाइन एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स है, वो मान ले कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है तो वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी वो? 90 माइनस थीटा सर। हाँ, 90 माइनस में थीटा। और उसका जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है? जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है? जेड एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा उसका? 90 डिग्री। क्लियर है बात? ओके, तो इस Yes, लाइन की sir. बात करते हैं, इस लाइन की बात करते हैं। ये लाइन कहां पर एक्ट करती है? x माइनस ए, वाई माइनस 0 और z माइनस 0। क्लियर है? इस लाइन के पासिंग पॉइंट है A0, 0, इस लाइन के, ठीक है। और ये लाइन किसके पैरेलल है? जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो जेड एक्सिस के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? 0, 0 एंड 1 होंगे, बिकॉज दैट लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब बात करते हैं इस वाली लाइन की। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करती है? ये लाइन पास करती है माइनस A0, 0 पॉइंट से। तो इसलिए लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस ए, वाई माइनस 0 और z माइनस 0। और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? इस लाइन ने x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा, तो ये कोस थीटा आ जाएगा। और y एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया है? कोस 90 माइनस थीटा। और z एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया उसने? कोस ऑफ 90 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे ये इस लाइन के। मतलब x प्लस ए, ये आ जाएगा कोस थीटा, y माइनस 0, कोस 90 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और ये आएगा z, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो z बाई 0। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जेड एक्ट, जो जेड एक्सिस के पैरेलल है फोर्स वो इस पॉइंट पर एक्ट करता है। एक दूसरा फोर्स है वो सेम है, और सेम अगर यहाँ पर P एक्ट करता है तो यहाँ पर भी फोर्स P एक्ट करता है, बट एट द पॉइंट माइनस A0, 0। और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, so this implies that line lie in the xy plane. So let us assume that line make an angle theta with the x-axis. So this implies that line make 90 minus theta with the y-axis and 90 degree with the z-axis. So this implies direction cosine of that line are cos theta,
cos 90 माइनस में थीटा एंड cos ऑफ 90 डिग्री। ओके, अगर ऐसा है तो शो दैट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द सरफेस। जैसे आपने 8th क्वेश्चन में एक प्रूव किया था कि सेंट्रल एक्सिस जो आएगी वो इस सरफेस पे लाई करती है, तो सेम इसी क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस लाइज ऑन दैट सरफेस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स का क्या है, ए एक्स होल स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से, आपको कैपिटल एक्स वाई जेड निकालना पड़ेगा और कैपिटल एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस जो आपको पता है उसमें कैपिटल एक्स वाई जेड और कैपिटल एल एम एन की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद आपको जो 3 पार्ट मिलेंगे, फर्स्ट, 2 और सेकंड और थर्ड, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन इस टाइप से सोल्व करने हैं कि आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाए। क्लियर है क्या करना है स्टूडेंट्स? क्लियर है कि क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? यस सर। ठीक है, ये Yes, sir. प्रैक्टिस करके देख लेना, ये 9th क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, Yes, बाय। sir. ओके।